Hello students, myself Lalit Vijay, Deputy Director of Motion Educational Private Limited कोटा। ये जो हमारा महा रिविजन जो सीरीज चल रहा है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम सेकंड चैप्टर लेने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर की बात करें तो नीट के एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस पे बन जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके रिवीजन के अंदर मैं आपसे फिर वही कहूँगा जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपसे बोला था, इस चैप्टर के अंदर भी मैं आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आऊँ जो ये मान के चलना ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या इससे से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपका पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एकदम बिल्कुल सिंसियरली करें ताकि आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा इससे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है, देखिए स्क्रीन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.10 एंड सॉल्यूशन ऑफ CaI2 इज 100 Simon centimeter to equivalent inverse at 298 Kelvin. G star of the cell मतलब सेल कांस्टेंट दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। हाउ मच करंट will flow when the potential difference between the electrode is 5 volt। हमसे बोला जा रहा है अगर इलेक्ट्रोड के बीच में हम 5 वोल्ट का डिफरेंस लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। जैसे आपसे बोला गया पोटेंशियल अप्लाई करें, करंट कितना फ्लो होगा, तो यार ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास रेजिस्टेंस होगा तो आप करंट निकाल सकते हैं ना। वोल्टेज आपको दे रखा है, इसका मतलब कुल मिला के ये है। जैसे आपको क्वेश्चन आता है ना तो आप ये सोचा करो कि यार इस क्वेश्चन के अंदर हमको किस चीज की जरूरत है ताकि हमारा काम बन जाए। तो हमसे करंट पूछ रहा है तो और हमें पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। इसने क्वेश्चन में दिया हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, शायद आप लोग जानते होंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। देखिए इधर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता है कप्पा इनटू 1000/n, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया है। देखो क्वेश्चन के अंदर हमको नॉर्मलिटी दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, तो यहां से हम कप्पा की बात करें। आपको पता है कप्पा जो होता है ना, कप्पा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। और कंडक्टेंस भी आप जानते हैं, कंडक्टेंस होता है 1/r, तो आप कप्पा जो है इसकी जगह ये लिख सकते हैं 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखें तो यहां से हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा। तो कप्पा की जगह मैंने रखा बेटा सेल कांस्टेंट अपॉन r, तो ये सेल कांस्टेंट ये रहने दिया मल्टीप्लाइड बाय ये 1000 अपॉन r इंटू n, ये नॉर्मलिटी आ गया। ठीक है, हमको क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू नॉर्मलिटी। ठीक, समझ में आ रही बात। सेल कांस्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर हमको जो सेल कांस्टेंट है वो गिवन है 0.25, तो हमारे पास भाई ये 0.25 आ गया। 1000 को हमने 1000 पुट कर दिया अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 100, इसकी वैल्यू हमने रखी 100 इंटू n नॉर्मलिटी, और ये है 0.10, ये 0.10 है। ठीक है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास में ओम के अंदर आ जाता है, यूनिट होती है ना ओम, ये ओम इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखो क्या आता है आंसर, ये पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया, 00 से 00 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आता है 250/10। तो इसको सोल्व किया जाए तो इससे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 25 ओम, तो इसने हमको रेजिस्टेंस 25 ओम दे दिया है। ठीक, देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और आपको करंट लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR, यहाँ से अगर करंट निकाला जाए तो करंट इक्वल टू आता है V/R, V दे रखा है 5 और रेजिस्टेंस है 25, इसको सोल्व किया तो ये बन जाता है 1/5 होता है 0.2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 0.2 एम्पियर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखें इसमें आंसर दिया जाएगा 0.2 एम्पियर, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी जो कंडक्टेंस की टर्म्स है ना, इस पर बेस में क्वेश्चन बता दिया है। तो इसमें एक तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, एक आपकी मोलर कंडक्टेंस भी होती है। सेल कांस्टेंट की बात करें तो सेल कांस्टेंट L/A होता है, और आप जानते भी होंगे
एक बार हमने अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लिया तो उसका जो सेल कांस्टेंट है थ्रू आउट द सेल लाइफ कांस्टेंट होगा, चाहे आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, the resistance of decinormal solution of a salt occupying a volume between two platinum electrode 1.8 cm apart and 5.4 cm square area was found to be 32 ohm. Equivalent conductance will be, देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमको दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। आप जानते हैं सेल कांस्टेंट होता है बेटा L अपॉन ए होता है। L की बात करें, L होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, वो हमको दे रखा है 1.80 अपॉन ए, एरिया दे रखा हमको 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करने से बेटा ये आ जाता है 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो हमारे पास में सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेजिस्टेंस दे रखा क्वेश्चन के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लाना है। तो आपके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा सर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्वेश्चन में दे ही रखा है और आपको आप कप्पा लेके आना है। तो कप्पा की बात करें तो कप्पा अभी बता देना, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को लिखा हमने 1/r इंटू सेल कांस्टेंट तो 1/3। रेजिस्टेंस दे रखा आपको 32, तो ये बन जाएगा बेटा 1/32 इंटू 1/3। इसको सोल्व करने से ये आएगा 1/96। ठीक है, यूनिट की बात करें कप्पा, ये लीजिए यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया तो कप्पा इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1/96 और ये बनता है ओम इनवर्स। इसको बोल दिया हमने मो सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा आ जाएगा। ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। कप्पा की वैल्यू पुट करें, कप्पा की जगह हमने रख दिया 1/96, 1000 की जगह हम 1000 रख देते हैं बेटा, अपॉन एन। एन आता है हमारे पास में नॉर्मलिटी, क्वेश्चन के अंदर रखा है डेसी नॉर्मल। अब आप डेसी नॉर्मल सेमी नॉर्मल का मतलब समझते हो क्या? सेमी का मतलब आधा, सेमी नॉर्मल का मतलब होता है n/2। ये डेसी है, डेसी का मतलब n/10। इसका मतलब इसकी नॉर्मलिटी है 1/10। 1/10 को आप रखेंगे 0.1, ये 0.1 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये लीजिए, इसको 10, ये 0.1, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है 1000। इस पॉइंट को हटाए तो 10/96 और इसकी जो यूनिट है वो बन जाती है साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स ए की यूनिट आ जाती है। ठीक है, 10,000/96। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये 96 है ना, 96 अप्रोक्स 100 मान लिया जाए तो 100 अगर होता है तो 10,000/100 करेंगे तो बेटा आंसर 100 आएगा, नहीं आएगा। पर ये 96 से 100 नहीं है, इसका जो आंसर है ना वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना। तो अपन एक काम करें, यहां तक आने के बाद में आप कैलकुलेशन के पीछे ना पड़े, आपको क्वेश्चन को एकदम स्मार्टली हैंडल करना है। आप तुरंत ऑप्शन देख लिया करो। ये लो जी बेटा, हमने ऑप्शन देखे। देखो फर्स्ट दे रखा है हमको 104, 100 से थोड़ा सा ज्यादा। सेकंड को देखें 202, कभी नहीं हो सकता। सी 52 कभी नहीं हो सकता। 125 भी 100 से बहुत ज्यादा हो गया, तो आंसर आ जाएगा ना ए पे हम टिक कर देंगे 104, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो करनी है पर कैलकुलेशन एकदम स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाए और हमारा टाइम भी कम से कम लगे। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने आपके लिए। रेसिस्टेंस क्वेश्चन दे रखा है, रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 N सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 250 ओम व्हेन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिड विल बी, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जा रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, हमको सेल कांस्टेंट दे दिया और रेसिस्टेंस दे दिया, सेल कांस्टेंट दिया, रेसिस्टेंस दे दिया। तो बेटा जी एक काम करते हैं ना, पहले हम कप्पा निकाल लेते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है ना 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमको 1.15, ये तो सेल कांस्टेंट हो गया। और रेसिस्टेंस ये हमको 250 दे रखा है, ये आ गया हमारे पास में मो सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो हमारे पास कप्पा आ जाएगा।
ठीक है, आपसे बोला गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो चलो जी हम इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखें। अगर हम इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या लिखा जाएगा इसके लिए, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे ना कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, कप्पा की जगह रखा हमने 1.15 अपॉन 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये 1000 अपॉन एन, एन है इसकी नॉर्मलिटी, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मलिटी दे रखा 0.1, ये 0.1 दे रखा, और इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आ जाएगा इसकी यूनिट। समझ रहे बात को? इसको सोल्व करके देखें तो 250 से ये हमारे पास में 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 1.15 है, 1.15 का 4 टाइम्स करें तो ये बन जाता है 4.6 अपॉन 0.1, आंसर आ जाता है 46 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये लीजिए, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे, ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चा ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चलो आपको इसकी यूनिट बता देता हूं, ठीक है। हमने वैसे क्वेश्चन में लिख दी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस यूनिट। इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूनिट क्या होगी, देखो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन होता है, ये होता है। इसकी यूनिट रखें, कप्पा जो है, कप्पा की बात कर लेते हैं, कप्पा की बात करें तो कप्पा का जो यूनिट है, कप्पा क्या लिखते हो आप, ये लिखते हो ना ओम इनवर्स, इसको हमने लिखा मो सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो हमारा कप्पा आ गया, अपॉन एन, एन बेटा होती है नॉर्मलिटी, एन क्या है नॉर्मलिटी है। और नॉर्मलिटी आप क्या लिखते हो, नॉर्मलिटी आप लिखते हो ना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, अरे ये जो नॉर्मलिटी दे रखी होती है ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में है ना, तो नॉर्मलिटी क्या लिखेंगे हम, नॉर्मलिटी लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, तो इसमें एन की जगह क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी लीटर ऊपर जाएगा, और ऊपर फॉर्मूले में 1000 भी है, और आपको पता है 1000 अगर लीटर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूबिक। इसको सोल्व करें तो ये हमको दे देता है मो सेंटीमीटर टू ग्राम इक्विवेलेंट -1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट -1, ये इसका आंसर आ जाता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट है। आप मोलर कंडक्टेंस की निकाल दो, तो मोलर कंडक्टेंस में क्या आता है फॉर्मूले में, यहाँ एन की जगह एम बनेगा मोलरिटी, और मोलरिटी का यूनिट लिखा जाता है मोल पर लीटर, पर आप लिखेंगे तो मोल पर लीटर, पर फॉर्मूले में 1000 होने की वजह से वो बन जाता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो उसकी यूनिट बन जाती है मो सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स, ये उसकी यूनिट्स बन जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या लीजिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज 0. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज 0.0005 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, दैट ऑफ NO3 माइनस इज 0.0006 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AgNO3। हमसे पूछा गया इस AgNO3 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको मैं बता देता हूं, इसमें बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमको मोबिलिटी दे रखा है। आप देखो इसने कटाइन और अनाइन का क्या दिया, इसने कटाइन अनाइन का हमको मोबिलिटी दे दिया है, दे रखा है ना, Ag प्लस आयन का मोबिलिटी दे दिया और नाइट्रेट आयन का मोबिलिटी दे दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, मोबिलिटी है और हमको जरूरत पड़ती है कंडक्टेंस की, हमको क्या चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए, हमको चाहिए, देखो हमको चाहिए कंडक्टेंस ऑफ कटाइन, ये हमने इसे लिख दिया, और इसमें क्या दे रखा है, हमको मोबिलिटी दे रखा है। तो आपको बता देता हूं कि मोबिलिटी और कंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है, तो बोलते हैं कि जो कंडक्टेंस होती है वो मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कटाइन की जो कंडक्टेंस है वो कटाइन की मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, और यहाँ जो कांस्टेंट है ये बन जाता है, ये देखो इधर ये बन गया कांस्टेंट लिखा मैंने, एफ को बोल दिया जाता है फेराडे। तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है,
अगर आपको बेटा वेलोसिटी दे रखी है, आपको वेलोसिटी दे रखी है ना, आपको मोबिलिटी दे रखी है, तो क्या काम करें, आप उसको फेराडे से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमारे पास आ जाएगा कंडक्टेंस। तो ऐसे में क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं ये जो Ag प्लस साइन है ना, ये जो हमारा Ag प्लस साइन है, इस Ag प्लस साइन की इनफाइनाइट डायल्यूशन पर हम निकाल रहे हैं इसकी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस कैसे निकालूंगा, Ag प्लस साइन, आप देखिए Ag प्लस साइन की आपको मोबिलिटी दे रखी है 0. ये आपको दे रखा है 0.0005, ये 0005। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फेराडे से, फेराडे होता है 96,500, ये लीजिए, ये आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसकी कंडक्टेंस आ गई। इसी टाइप से हम नाइट्रेट आयन की कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, ये लीजिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पर नाइट्रेट आयन की कंडक्टेंस आ गई है। इसकी कंडक्टेंस की बात करें तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, इसका मोबिलिटी इनटू फेराडे, इसका मोबिलिटी हमको दे रखा है 0.0006 मल्टीप्लाइड बाय फेराडे, वो हमने ले लिया 96,500, ये हमारे पास आ गया। तो देख सकते हैं कटायन का कंडक्टेंस आ गया, अनायन का कंडक्टेंस आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इनफाइनाइट डायल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट डायल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके लिए, कटायन के लिए, Ag प्लस के लिए, प्लस इनफाइनाइट डायल्यूशन की कंडक्टेंस इसके अनाइन नाइट्रेट आयन के लिए। तो दोनों का सम कर देते हैं। तो देख लीजिए, इसका सम करें तो हम इसको से लिख सकते हैं 0.0005 प्लस 0.0006 और 96,500 को कॉमन लेके एक साथ लिख देते हैं 96,500, ये लिखा मैंने 96,500। इसको सोल्व करके देख लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 106.15 साइमन सेंटीमीटर टू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे पास में, जनरली क्वेश्चन आते हैं वो हमको कटायन और अनायन की, वो हमको कटायन और अनायन की कंडक्टेंस दे देगा। अच्छा, यहां पर कटायन की वैलेंसी भी 1 है, अनायन की वैलेंसी भी 1 है, तो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे या मोलर कंडक्टेंस दे, कोई दिक्कत नहीं, या तो सिंपली ऐड कर देना है। हाँ, जहां वैलेंसी अदर देन 1 हो वहां तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ तो वैलेंसी वैसे भी 1 है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब देखो, अगर वो सीधे सीधे आपको कंडक्टेंस देता ना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंडक्टेंस देता तो आपको केवल ऐड करना, बाकी कुछ नहीं करना। फिर से कंडक्टेंस नहीं दिया, हमको क्या दिया, मोबिलिटी, इसलिए क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जो मोबिलिटी है इसको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, कंडक्टेंस में। मोबिलिटी को कंडक्टेंस में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं फेराडे से, फेराडे 96,500। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझ लेना बच्चों। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सीधा ऐड करके और आंसर टिक करके आ जाते हैं, जबकि सीधा ऐड नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फेराडे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, मोबिलिटी को फेराडे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है कंडक्टेंस। क्लियर पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो थ्योरी है, मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से समझते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, देखो हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है molar conductance at infinite dilution for NaCl, HCl, NaACr 126.4, 425.9 and 91 Simon centimeter to mole inverse respectively। फाइंड करना है इनफाइनाइट डायल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकाली हमको HAC के लिए। ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या काम करें, देखो आपको लाना क्या है, आपको इनफाइनाइट डायल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकालना है HAC के लिए। अब देखते चले कैसे बनाएंगे HAC का मतलब आपको क्या चाहिए, HAC का मतलब आपको एक तो H प्लस आइन चाहिए और एक आपको AC माइनस आइन चाहिए। आपको दे क्या रखा है, आपको एक तो NaCl दे रखा है बेटा, एक HCl दे रखा है, एक NaC दे रखा है। तो आप ये बताइए आपको H प्लस कौन देगा, तो आप बोलेंगे सर HCl देगा। तो आप क्या काम करें, आप सबसे पहले तो HCl को ले लीजिए, ये आपने HCl ले लिया, ये आपने HCl ले लिया, प्लस HCl क्या करेगा, H प्लस आइन दे देगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, एस्टेट आइन, AC माइनस आइन चाहिए ना, AC माइनस आइन कौन देगा, NaC। तो हमने क्या किया, इस NaC को भी ऐड कर दिया, ये लीजिए हमने NaC को ऐड कर दिया। ऐसा करने से होगा क्या, देखो हमको H प्लस आइन मिल जाएगा और AC माइनस आइन मिल जाएगा, पर साथ में क्या हुआ, हमको Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा मिल गया जो हमको चाहिए नहीं। तो हमने बोला ये दोनों आयन हमको नहीं चाहिए, इनको प्लीज यहाँ से ले जाइए। तो NaCl बोलता है आप मेरे को माइनस कर दो, तो मैं इनको लेके चला जाऊंगा।
ये लीजिए NaCl को माइनस कर दिया। तो कुल मिला के क्या करना है, HCl और NaC की मोलर कंडक्टेंस को ऐड करना है, उसमें से NaCl को माइनस करना है। तो किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है, तो आप ये देख लिया करो कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कौन कौन साइन चाहिए। पहले तो ये देखो मेरे को कौन कौन साइन चाहिए, फिर ये देखो कौन देगा, तो उस हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं HCl का जो मोलर कंडक्टेंस है वो हमको दे रखा है अब 425.9, ये तो हो गया HCl। इसमें NaC को ऐड कर देता हूँ, ये हमारे पास थर्ड नंबर पे दे रखा है 91, इसमें से मैं NaCl को माइनस कर देता हूँ 126.4। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 390, आंसर आता है 390.5 साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तभी हमारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया। ये भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें क्या वैलेंसी का थोड़ा सा चक्कर है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको क्या दे रखा है, आपको एक तो दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका वैल्यू है 457.6। सेकंड आपको दे रखा है BaCl2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस, इसका वैल्यू हमको दे रखा है 240.6। थर्ड आपको दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस NH4Cl के लिए, इसका वैल्यू है 129.8। हमसे पूछा गया NH4OH के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन बनाया था ना बिल्कुल उसी टाइप का, पर इसके अंदर क्या कोफिशिएंट का चक्कर है, इसलिए मैंने इसको भी लेके ताकि आपको पता लग जाए हाँ कोफिशिएंट का अगर चक्कर हो तो क्या करना होता है। तो देखो हमको लाना क्या है, समझना बच्चे, हमको लाना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस लेकर आनी NH4OH के लिए, NH4OH के लिए लानी है। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका NH4OH के लिए लानी है ना, तो आप तो ये देख लो आपको क्या चाहिए। तो हमने बोला हमको एक तो अमोनियम आयन चाहिए और एक हमको OH आयन चाहिए। अमोनियम आयन एक चाहिए, OH आयन भी एक ही चाहिए, दोनों एक ही आयन चाहिए। चलिए अब अमोनियम आयन कौन देगा, देखो बेटा उधर अमोनियम आयन, तो यार अमोनियम आयन तो NH4Cl देगा, तो हम NH4Cl को ले लेते हैं। तो ये लीजिए हमने ले लिया NH4Cl, NH4Cl हमको अमोनियम आयन दे देगा। हमको साथ में चाहिए एक OH आयन, OH आयन तो चाहिए पर हमको एक चाहिए। OH आयन कौन देगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड देगा हमको, बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा जी बेरियम हाइड्रोक्साइड तो आपको 2 OH आयन देगा, आपको 1 चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आपको 1 OH आयन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं मोलर कंडक्टेंस हमने ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ 2 से डिवाइड मैंने क्यों किया, 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड हमको 2 OH आयन देगा, हमको 1 चाहिए तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, हमको एक अमोनियम आयन मिल गया, एक OH आयन मिला, पर साथ में हुआ क्या, एक Cl- आयन और हमको बेरियम +2 का हाफ मोल एक्स्ट्रा मिल गया। हमने बोला हमको ये नहीं चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास BaCl2 दे रखा है, तो हमने इसमें से मोलर कंडक्टेंस ले लिया है। ये मोलर कंडक्टेंस हमने लिया, इसमें से माइनस कर देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस, वो भी BaCl2 के लिए। पर हमारे पास देखो Cl- आयन कितना था, 1 था, बेरियम कितना था, हाफ था, तो हम इसलिए क्या करते हैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या हुआ, बेरियम हो गया हाफ और Cl हो गया 1, हमारा काम हो जाएगा ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप देखते चले NH4Cl का हमको डाटा दे रखा है 129.8, तो NH4Cl हो गया, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड ये हमको दे रखा है 457.6, इसका बाय 2 करना पड़ेगा, माइनस NH4Cl आप देख सकते हैं NH4Cl नहीं, अब BaCl2 का डाटा दे रखा है 240.6/2। आप इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 238.3 साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे हम, सी इसका आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है,
तो आपको ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो ऐसा सोचता है कि हाँ सर NH4OH लाना है तो एक काम करो, आप NH4Cl और बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दो और BaCl2 को माइनस कर दो, वो सीधे सीधे ऐसे बना देगा। जबकि सीधे सीधे नहीं बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बाई 2 होगा, BaCl2 बाई 2 होगा। क्यों होगा मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए बाई 2 करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr at 298 Kelvin is 8.5 into 10 to power minus 7 Simon centimeter inverse. If conductance of Ag plus and Br minus are 62 and 78 Simon centimeter to mole inverse respectively, then solubility and solubility product of AgBr ये पूछा जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया, हमसे तो पूछ रहा है सोलिबिलिटी और एक पूछ रहा है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलिबिलिटी की, सोलिबिलिटी आ जाएगा तो हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी आ जाता है, ये आप जानते हो। अब बेटा सोलिबिलिटी कैसे लाए, तो सोलिबिलिटी का फॉर्मूला बताता हूं पहले तो मैं आपको। देखिए सोलिबिलिटी जो है ना, सोलिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, सोलिबिलिटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सोलिबिलिटी और यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये तो सभी लोग जानते हैं। कप्पा क्या होगा, तो बेटा इसमें कप्पा दे रखा है 8.5, बस हमको क्या लाना है, हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस लानी, वो भी किसके लिए, AgBr के लिए। तो आप देखिए इधर पहले हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस ला रहे हैं AgBr के लिए। अब वो क्या होगा, तो इसने क्या कर रखा, हमको Ag प्लस की कंडक्टेंस दे रखी है और Br माइनस की दे रखी है। Ag प्लस की दे रखी है हमको, Ag प्लस का हमको दे रखा है 62, Br माइनस का दे रखा हमको 78, इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है 140 और ये आ जाता है साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये क्या निकाल लिया मैंने, अरे बेटा इसको ऐड करके हमने क्या निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके हमने AgBr का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकाल लिया है यार 140। AgBr का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकाल लिया। चलो जी अब हम सोलिबिलिटी पे आ जाते हैं। तो सोलिबिलिटी होगा कप्पा आपको दे रखा 8.5, कप्पा गिवन है 8.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये तो कप्पा हो गया। 1000 की जगह हमने 1000 रखा अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस, ये हमको दे रखी 140। इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाता है 6.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और ये बन जाता है मोल पर लीटर, क्योंकि सोलिबिलिटी बेटा मोल पर लीटर तो होती है। ये तो सोलिबिलिटी हो गया। सेकंड हमसे क्या बोला गया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये AgBr है। देखो AgBr है, आप शायद समझते होंगे AgBr, Ag प्लस आयन प्लस Br माइनस आयन, ये क्या 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको याद होगा जो 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका केस भी होता है S²। तो S तो हमारे पास ये आ गया ना, S आ गया 6.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। हमको इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करें तो आप इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास में 3.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सोलिबिलिटी है 6.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है 3.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। आप देख लीजिए इसका आंसर दे देंगे ए, इसका आंसर दिया जाएगा ए, ये आंसर आ जाएगा इसके लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही जबरदस्त है, मतलब बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चले जी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन पढ़े पहले तो हम क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CO2 FeCN6, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। Given conductivity of saturated solution of CO FeCN6 is 2.06 into 10 to power minus 6 and that of water used is 4.1 into 10 to power minus 7, ठीक है। The ionic molar conductivities of cobalt plus 2 and FeCN6 minus 4 are 86 and 444 और हमको पता लगा ना इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, केस पे निकालना है जी।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको दिया ना, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको दिया, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके देखते हैं। ये दे रखा है CO2 Fe CN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम ब्रेक करें तो ये ब्रेक होता है 2CO+2 प्लस Fe CN6 होल 4 माइनस 4। इसका ब्रेक, ये आपको ब्रेक करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता लगा कि कोबाल्ट +2 में ब्रेक करना था? तो यार आप क्वेश्चन को देखो ना, इसमें दे रखा है ना कंडक्टेंस कोबाल्ट +2 की, इसका मतलब कटाइन हमारा कोबाल्ट +2 है। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना क्वेश्चन के अंदर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसकी कप्पा की बात करें। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था आपको पता है, उसने क्या किया था, AgBr के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमको कप्पा दिया था, तो हमने कप्पा की वैल्यू रख के डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने क्या बोला, देखो इसने क्या दिया, इसने एक तो हमको कप्पा दे रखा है, ये जो सोल्ट है इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, और एक कप्पा दे रखा हमको वाटर का। वैसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो वाटर है, वाटर एक वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी कंडक्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वाटर का कप्पा दिया ही नहीं, तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि वाटर के कप्पा को नेग्लेक्ट करके चल रहा है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इसे वाटर का कप्पा दे दिया, तो वाटर का कप्पा दे दिया तो हम क्या करेंगे, वो जो सोल्यूशन का कप्पा है उस सोल्यूशन के कप्पा में से वाटर का कप्पा माइनस करेंगे, तो बोल देंगे हमारे पास आ जाएगा सोल्ट का कप्पा। तो सबसे पहले तो हम इसका सोल्ट का कप्पा निकाल लेते हैं, कप्पा ऑफ सोल्ट, कप्पा सोल्ट। कप्पा सोल्ट कैसे निकालेंगे, वो जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके कप्पा में से हम वाटर का कप्पा माइनस कर देते हैं। देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं सोल्ट के सॉल्यूशन का कप्पा हमको दे रखा है 2.06 into 10 to power -6, सॉरी -7, 10 to power -6, ये -6 है। और वाटर का जो कप्पा है वो हमको दे रखा है वाटर का कप्पा है 4.1 into 10 to power -7। यार एक काम करें, इसको ऐसे लिख दें 2.06 into 10 to power, ये तो -6 है ही सही, इसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं। इसको हमने अरेंज कर दिया, अब 0.41 into 10 to power -6, पावर सेम कर दी ताकि कॉमन लेके इसको सोल्व किया जा सकते है। इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, 10 to power -6 कॉमन लिया, तुम्हारा बचेगा 2.06 में से हम 0.41 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.65 into 10 to power -6, और ये बन गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने सोल्ट का कप्पा निकाल लिया। पहला पॉइंट तुमने इसका कप्पा निकाल लिया। चले जी एक काम तो हमने ये कर लिया। दूसरा हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको ये जो सोल्ट है ना, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस भी चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के फॉर्मूले में तो ये भी चाहिए होता है। अब इसको निकालने के लिए इसने क्या दिया, देखो इसके लिए इसने क्या दिया, कटायन का मोलर कंडक्टेंस दिया बेटा, ये कटायन का मोलर कंडक्टेंस दिया, अनायन का भी मोलर कंडक्टेंस दिया। आप शायद जानते होंगे, अगर आपको कटायन अनायन का मोलर कंडक्टेंस दे रखा हो, सुनो ध्यान से, अगर आपको कटायन और अनायन का मोलर कंडक्टेंस दे रखा हो और आपको उसके सोल्ट का मोलर कंडक्टेंस निकालना हो, तो क्या करते हैं, उसके जो रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ आयन है उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है। तो देखो कटायन की मोलर कंडक्टेंस कितनी है, 86 दे रखी है, ये इसने 86 दे रखा है, और इसमें नंबर ऑफ कटायन कितना है, तो आप देख लो ना, कोबाल्ट +2 2 है, तो 86 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अनायन की मोलर कंडक्टेंस हमको दे रखी है 444, अनायन का नंबर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा करते हैं तो यह आ जाता है 616, और यूनिट बन जाएगी साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये लीजिए हमने इसका मोलर कंडक्टेंस निकला इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब हम सबसे पहले लेके आते हैं सोल्युबिलिटी। चलो जो हम सोल्युबिलिटी लेके आते हैं, आपको पता है सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, सोल्युबिलिटी क्या लिखते हो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू पुट करते हैं। कप्पा हमारे पास है 1.65 into 10 to power -6, तो कप्पा हो गया। आप 1000 की जगह 1000 रखेंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस 616 रखेंगे, तो आपके पास में सोल्युबिलिटी आ जाता है। आप इसको सोल्व कर लेना, यह आ जाता है 2.68 into 10 to power -6 मोल पर लीटर। ये हमारा सोल्युबिलिटी आ गया है, ये तो सोल्युबिलिटी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपसे सोल्युबिलिटी नहीं बोला गया, आपसे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला गया है। अच्छा देखो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केस भी निकालना है। अगर इसकी बात करें तो क्या ये सोल्ट हमारे पास 2:1 है क्या, 2 कटाइन 1 अनाइन,
अरे 2 कटाइन 1 अनाइन है ना, आप शायद जानते होंगे, अगर 2 कटाइन 1 अनाइन हो तो उसका KsP का फॉर्मूला होता है 4s³। 1 कटाइन 1 अनाइन है तो KsP होता है s², और 2 कटाइन 1 अनाइन या 1 कटाइन 2 अनाइन हो उसका फॉर्मूला बनता है 4s³। तो इसको सोल्व करें, 4s³ ऐसा आ जाता है 2.68 इंटू 10 टू पावर -6 का इसका होल क्यूब करना है। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 77 इंटू 10 टू पावर -18, या आप लिख सकते हैं 7.7 इंटू 10 टू पावर -17। ये इसका KsP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाता है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा सा टिपिकल जरूर है। अब पता है बच्चों से गलती क्या क्या होती है, चलो अब गलतियों की बात कर लेते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, पहला कंफ्यूजन तो उनको ये हो जाता है कि सर ये वाटर का कप्पा दे दिया, इसका क्या करें। तो जब भी वाटर का कप्पा दे तो सॉल्यूशन के कप्पा में से माइनस कर दो, सोल्ट का कप्पा आ जाएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे वाटर का कप्पा नहीं दे रखा होता है, तो ये मान के चलना ये खुद ही उसको नेग्लेक्ट करके चल रहा है, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें तो वाटर का कप्पा दिया ही नहीं, अब हम क्या करें। अरे भैया कुछ नहीं करें, अगर दे रखा है तो माइनस करना है, नहीं दे रखा है तो ये मान के चले वो खुद ही नेग्लेक्ट करके चल रहा है। एक मिस्टेक तो यह करता है बच्चा। दूसरी मिस्टेक क्या करेगा, इसने कटाइन की जो मोलर कंडक्टेंस दे रखी है वो 86 है, अनायन की 444, तो बच्चा इनको सिंपली ऐड कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर कटाइन अनायन की मोलर कंडक्टेंस दे रखी हो तो उनके रेस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ऐसा डायरेक्ट ऐड नहीं करते। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, वैसे आपके लिए हर क्वेश्चन ही शानदार लाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.015 m एसिटिक एसिड एंड 0.015 m NaOH आर मिक्स्ड टुगेदर। दोनों को मिला दिया है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला है। व्हाट वुड बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर इफ कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इज 6.3 इंटू 10 टू पावर -4। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो हमसे मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो पहले तो हम ये देखें मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलर कंडक्टेंस, अच्छा मोलर कंडक्टेंस किसके लिए पूछ रहा है, CH3COONA के लिए। हमसे इसका मोलर कंडक्टेंस पूछा, पहले तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, मतलब हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन m, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन के अंदर कप्पा तो बेटा दे रखा है 6.3 इंटू 10 टू पावर -4। कुल मिला के बात ये हमको तो केवल और केवल मोलरिटी लानी है, वो भी CH3COONA की। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि हमने किस किस को मिला दिया, हमने मिला दिया CH3COOH, एक तो एसिटिक एसिड और एक NaOH को मिला दिया। अच्छा एसिटिक एसिड कितना लिया, तो एसिटिक एसिड हमने ले रखा है 0.015 m ये लिया, और ये भी हमने ले लिया है 0.015, दोनों को ले लिया। आपको पता है एसिटिक एसिड और NaOH को आप मिलाते हैं तो आपको मिल जाता है CH3COONA, ये तो मिलेगा ना, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर ये बनता है। समझा की बात। अब देखो आपसे क्या बोला गया, वॉल्यूम कितना मिला, इक्वल मिला दिया, वॉल्यूम इक्वल मिला दिया ना। इसका भी वॉल्यूम अगर V है, इसका भी V है, तो V और V मिला दोगे तो बेटा जी जो CH3COONA बनेगा इसका तो वॉल्यूम 2V हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात या नहीं समझे, या इसको समझ लो। आपको इसका मोलरिटी दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम नहीं दिया, आपसे बोला इक्वल वॉल्यूम है। अब सपोज वॉल्यूम इक्वल है ना तो V लीटर मान लेते हैं। और आप ये भी जानते होंगे जो मोल होता है ना, मोल, ये जानते हैं कि मोल इक्वल टू होता है m इंटू V। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो मोल आ जाएगा। इसका मोलरिटी कितना है 0.015 है, वॉल्यूम हमने V मान लिया तो कितने मोल आ जाएंगे, तो मोल नहीं लग रहे, 0.015 इंटू V मोल आ गए। इसका भी कितना होगा 0.015 इंटू V मोल आ जाएगा स्टार्टिंग में, और इसका कितना होगा 0, और ये भी 0 होगा वाटर में। ये तो T=0 इनिशियल में हो गया, ये तो इनिशियल में। एंड में क्या होगा, एंड में इसका 0.015 मोल इसके 0.015 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो दोनों को तो बचेंगे 0-0, और जो सोल्ट है हमारा, जो सोल्ट है इसके कितने मोल बन जाएंगे, सोल्ट के बन जाएंगे 0.015 V मोल बन जाएंगे इसके।
स्टैकोमेट्री से बना दिया ना, इतने मोल बन जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको लाना है ये जो CH3COON है इसकी मोलरिटी लेकर आना है। मोलरिटी क्या होता है बेटा, तो मोलरिटी तो मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना। मोल इसके कितने मोल बने, इसके तो बन गए 0.015 इंटू वी मोल बने अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा बेटा, इसका वी लीटर मिलाया, इसका वी मिलाया, तो फाइनल वॉल्यूम तो मेरा 2V लीटर हो जाएगा ना। तो इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये आ जाता है, ये आ गया 0.015 अपॉन 2, ये आ जाएगा इसका मोलरिटी। इसका जो मोलरिटी है ना, इसका जो मोलरिटी है वो हमारे पास आ जाता है 0.015 अपॉन 2, ये आ गया ना। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन के तरफ से पूछ रहा है ये लीजिए मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है ना, तो वो क्या लिखेंगे, कप्पा की जगह हमने रख दिया 6.3 इंटू 10⁻⁴, ये आ गया। 1000 की जगह बेटा जी 1000 रख देते हैं, ये 1000 आ गया। 1000 की जगह आप रखेंगे 1000, ये आपने 1000 रख दिया है। इधर से लिख देते हैं ना, ये तो है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या बनेगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये लिखना था आपको। कप्पा तो क्वेश्चन में दे रखा है 6.3 इंटू 10⁻⁴, ये तो कप्पा हो गया। ठीक है, 1000 की जगह हमने 1000 रख दिया, ये 1000 अपॉन m, और m आ गया हमारे पास में 0.015 अपॉन 2, ये आ रहा है ना। इसको सोल्व करके देखें, हमारे पास आंसर आ जाता है 84, आंसर आ जाएगा इसके लिए 84। ठीक है, तो आंसर देंगे बी, सेकंड आंसर दिया जाएगा 84, आंसर दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ना, अब इसका जब ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो हम इतना टाइम नहीं लगाते हैं। मैं कैसे बना देता हूं, मैं से बनाता हूं। इसने बोला हमसे इन एसिटिक एसिड और जो NaOH इक्वल वॉल्यूम मिला दिया। आपको पता है इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे तो एक का V मिलाया, एक का V मिलाया, दोनों का मोलिटी सेम दे रखी है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें होगा क्या, VV मिला रहे उसका वॉल्यूम तो 2 ही हो जाएगा, यानी वॉल्यूम डबल होगा, तो कंसंट्रेशन तो हाफ हो जाएगी ना। और आप देख भी लो ना, आपने कैलकुलेशन करके भी क्या किया, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.015/2 तो निकाला। तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे समझा देता हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, जब कभी भी आप इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। तो करना क्या था, हमें क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना था, हमको क्वेश्चन को बनाना था कि 0.015 m तो एसिटिक एसिड मिला रहे, 0.015 m NaOH मिला रहे, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला रहे। इसका मतलब जो सोल्ट बनेगा CH3COON ने, उसकी कंसेंट्रेशन होगी 0.015/2। ये हमको वर्बली पता लग गया और हमने फॉर्मूले में रख दिया। तो पता है ये क्वेश्चन हमारा यही सोल्व होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे बेटा, हमने वर्बली सोल्व कर दिया ना, आगे जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ी ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इक्वल वॉल्यूम जब मिलाते हैं तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आता है, वहां पर भी काम आता है कॉन्सेप्ट, आयनिक में भी काम आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सोल्ट ब्रिज बिकॉज। ये पूछ रहा है कि सोल्ट ब्रिज जो बनाते हैं ना, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में अपन ये करते थे ना, ये देखो इधर गैल्वेनिक सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम क्या करते थे, एक जिंक की रोड होती थी, ये जिंक की रोड, ये आपके जिंक की रोड है। जिंक की रोड को हम जिंक आयन में रखा करते थे, कंसेंट्रेशन रखी हमने 1। इधर क्या क्या हमने, जो कॉपर की रोड होती थी, ये कॉपर की रोड, ये जो कॉपर की रोड है, इस कॉपर की रोड को हम रखा करते थे कॉपर आयन के सॉल्यूशन में। ये कॉपर +2 रख दिया हमने, कॉपर +2। कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन ये हमने कॉपर +2 ले लिया, इसका कंसेंट्रेशन 1 हमने रखा है, और इन दोनों के बीच में सोल्ट ब्रिज लगा दिया, ये हमने सोल्ट ब्रिज बना दिया, ये सोल्ट ब्रिज। ये बोला इसमें KNO3 क्यों काम में लिया, तो पहली बात तो ये KNO3 हमको क्या देगा, K+ आयन देगा, NO3- आयन देगा। आपको ध्यान होगा इसके इसमें जो जब हमने सेल डिजाइन किया था तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी, नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम, तो ये दोनों एंड पे इसका कॉटन लगा दी जाती है, ये दोनों एंड पे कॉटन लगा दी जाती है। देखो जब सेल काम करता है तो सेल और इसको सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। ये लीजिए, ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। जब सेल हमारा काम करता है तो होता क्या है, ये जो एनोड है इसको बोल दिया जाता था एनोड, और इसको बोल देते हैं हम कैथोड, एनोड कैथोड। जब सेल काम करता है तो होता क्या है, इस एनोड के अंदर जिंक आयन की
जिंक आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है और कैथोड के अंदर कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है। एनोड में जिंक आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है, सेल स्टार्टिंग में तो हमारा न्यूट्रल था, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज है, पर अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और उधर कैथोड में देखें तो पहले तो स्टार्टिंग न्यूट्रल था, अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब हमको क्या करना है, एनोड और कैथोड दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए हम सोल्ट ब्रिज में एक KNO3 काम में लेंगे। KNO3 में क्या होगा, जो K प्लस आयन होगा, K प्लस आयन जो है ना, जो कटाइन है, ये कटाइन किधर जाएगा, जिधर नेगेटिव चार्ज एक्सिस में होगा उधर जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कैथोड के एक्सिस में, तो K प्लस आयन हमारा यहाँ जाके और वो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और नाइट्रेट आयन हमारा एनोड की तरफ आएगा और एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव चार्ज है इसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। पर अब ये दोनों न्यूट्रलाइज करें उसके लिए जरूरी क्या है, हम ये कहेंगे कि जितने टाइम में हमारा K प्लस आयन कैथोड की ओर गया उतने टाइम के अंदर नाइट्रेट आयन एनोड की तरफ पहुंच जाना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब इनकी मोबिलिटी एक जैसी होगी। इसलिए बोला जाता है कि सोल्ट ब्रिज के अंदर ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं जिनकी कटाइन और अनायन की मोबिलिटी अप्रोक्स सेम होनी चाहिए। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए तो आंसर क्या देंगे, KNO3 के अंदर होता क्या है, कटाइन अनायन की मोबिलिटी नियरली सेम होती है, इसलिए KNO3 को काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ K प्लस एंड नाइट्रेट आर नियरली सेम, इसलिए आंसर दे देंगे, इसका सी आंसर दिया जाएगा क्योंकि दोनों की मोबिलिटी अप्रोक्स सेम होती है। ठीक है बेटा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटलिक कटाइन XYZ आर 0.52 -3.03 and -1.15 volt respectively. Order of reducing power corresponding metal is। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर भी आप शायद समझते होंगे कि हम ECS में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो पहली बात तो ये हमने बोला ECS में ऊपर से नीचे गए, इसका मतलब हम आपसे बोलते हैं हम ECS में लिथियम से फ्लोरीन की ओर चलते हैं। ये लीजिए, ये हमने एक ECS बना दी और लिथियम से कहाँ जा रहे हैं, फ्लोरीन की ओर जा रहे हैं। और आप ये भी समझते हैं कि जो लिथियम होता है इसका जो SRP है वो मिनिमम होता है और फ्लोरीन का SRP मैक्सिमम होता है। या हम इससे बोल सकते हैं ECS में ऊपर से नीचे जाने पर SRP की वैल्यू इंक्रीज होती है। लिथियम का मिनिमम है और इसका मैक्सिमम है। पहला पॉइंट तो ये, ECS में ऊपर से नीचे आप चलोगे तो SRP का वैल्यू इंक्रीज होता है। चले जी, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 3 मेटल दे रखे XYZ, तो इन मेटल को लेके हम ECS बना देते हैं। ECS कैसे बनेगी, जिसका SRP सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिसका SRP मैक्सिमम होगा वो बॉटम पे रखा जाएगा ना। देखो X का SRP दे रखा है 0.52, Y का SRP दे रखा है, Y का SRP है -3.03 और जो Z है इसका SRP है -1.18। तो मेरे को दिख रहा है कि जो Y है इसका SRP सबसे कम है, यानी ECS में सबसे ऊपर होगा Y, उसके बाद होगा Z और फिर आता है X। ये आपकी ECS में पोजीशन आ गई। ठीक है, और आप ये भी समझते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर होती है, रिड्यूसिंग नेचर जो होती है ना, रिड्यूसिंग नेचर SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिसका SRP लीस्ट होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। लिस्ट SRP किसके लिए, Y के लिए, तो हम क्या बोल देंगे, Y की जो है रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगा Z के लिए और लिस्ट होता है X के लिए। ये इसका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम ए इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखें। कंसेप्ट क्या है कि ECS में ऊपर से नीचे जाने पर SRP इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो रिड्यूसिंग पावर है वो SRP की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद है ये जो ECS होती है, ECS के अंदर फ्लोरीन होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट और लिथियम होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। अगर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है तो बाकी रिडक्टेंट की नेचर इससे कम होगी। इसका बाद ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर कम होती है, SRP बढ़ता है, तो आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फ्लोरीन के लिए क्या बोलते हैं कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होता है और फ्लोरीन का SRP भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम SRP स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, तो बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये कंसेप्ट लगा के और क्वेश्चन को बना लिया करो बच्चों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द गैस X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 m of Y minus and 1 m of Z minus if order of reduction potential। देखो अब रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया ना, तो आप तो क्या काम को आप तो इसे बना लो। अभी भी हमने बोला ना कि इसेस में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसआरपी इंक्रीज होता है। तो देखो इसे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हुआ, जेड का, यानी जेड बॉटम पे होगा, यानी टॉप पे लिखा जाएगा एक्स एक्स, उसके बाद आएगा फिर वाई और फिर लिख दिया जाएगा जेड। ये आ गया, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो टॉपर है इसको बोल देंगे ये बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, ये बन जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। और जो बॉटम पे है बेटा इसको बोल दिया जाता है, ये बनेगा हमारे पास में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट बन गया। तो इनको देख कैसे बोल सकते हैं ना कि अगर जेड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है बेटा, अगर जेड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है तो जेड वाई और जेड दोनों, वाई और एक्स दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, और एक्स अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है तो एक्स हमारा वाई और जेड दोनों को रिड्यूस करेगा ना। चार ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला दे रखा है वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, वाई एक्स को ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल सही बात है, पर जेड को नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा, क्योंकि जो वाई है, वाई की अगर बात करें तो वाई को अगर देखा जाए एक्स और वाई में, वाई नीचे आ गया तो वाई ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और एक्स हमारा रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, वाई एक्स को तो रिड्यूस कर सकता, वाई है ना एक्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है पर जेड को नहीं करेगा, क्योंकि जब जेड और वाई दोनों साथ में होंगे तो वाई रिडक्टेंट की तरह काम करेगा और जेड ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर दिया जाएगा ए आंसर दिया जाएगा, बाकी सारे गलत है। बी देख लो, बी भी देख लेते हैं। बी क्या है, वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, वाई जेड को ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, वाई जेड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वाई जेड को रिड्यूस कर सकता है। सी क्या दे रखा है, वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ एक्स एंड जेड, वाई बीच वाला कैसे दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। डी क्या दे रखा है, वाई विल रिड्यूस, वाई रिड्यूस करेगा नहीं, वाई रिड्यूस तो करेगा पर वाई केवल जेड को रिड्यूस कर सकता है, वाई एक्स को ऑक्सीडाइज, वाई जो है ना एक्स को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वाई एक्स को तो ऑक्सीडाइज करेगा। यानी सीधा सीधा फंडा क्या है, ऊपर से नीचे चलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर कम होगी। ऐसे बोल सकते हैं अगर इस के अंदर आपको दो एलिमेंट दे रखे हो, ऊपर वाला एलिमेंट रिडक्टेंट की तरह काम करता है और नीचे वाला एलिमेंट आपका ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये कंसेप्ट लगा देना, कोई सा भी क्वेश्चन हो तेरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई नोट का वैल्यू दे रखा है हमको, एजी प्लस ओब्लिक एजी रिडक्शन मतलब एसआरपी दे रखे, तो हमको एसआरपी किसका दे रखा है, सिल्वर का एसआरपी दे रखा है 0.80, कोबाल्ट का एसआरपी दे रखा है -0.28, एक हमको कॉपर का एसआरपी दे रखा है +0.34, एक जिंक का एसआरपी दे रखा है -0.76। सबसे पहले हमने इसकी ईसीएस बना दी, ये ईसीएस बना देते हैं। ईसीएस कैसे बनाएंगे, जिसका एसआरपी सबसे कम उसको टॉप पे लिख दो, तो लिस्ट एसआरपी है -0.76, इसका मतलब सबसे ऊपर जिंक आएगा। इसके बाद नंबर आ रहा है कोबाल्ट का, ये कोबाल्ट हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आता है ये कॉपर और उसके बाद आता है सिल्वर, ये हमने ईसीएस बना दी, ईसीएस बना दी, ये बन गई ईसीएस। आप जानते हैं ईसीएस के अंदर ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, ये तो बता दिया। उसके अलावा मेटल की रिएक्टिविटी भी डाउन द सीरीज डिक्रीज होती है। और आप जानते भी होंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा, देखो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही तो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा ना। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होता है वही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो आपको एक बात बता देते हैं, ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर कम होता है, उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं मेटल की रिएक्टिविटी भी कम होती है। अगर इन चारों मेटल की रिएक्टिविटी देखो ना, अगर इनकी इन मेटल को इनकी रिएक्टिविटी को ऑर्डर में अरेंज करें तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी जो सबसे ऊपर मेटल है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल को होगा जिंक, उसके बाद आएगा कॉपर, कोबाल्ट, उसके बाद आता है कॉपर और लिस्ट रिएक्टिव आता है सिल्वर। और आपको पता है जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव उसकी कोरोजन की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा, इसलिए आंसर दिया जाएगा जिंक। इस क्वेश्चन का आंसर जिंक, डी आंसर दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे हम मेटल की रिएक्टिविटी देख के और कोरोजन बता सकते हैं कि किसमें फास्टेस्ट कोरोजन होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आया आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे 2I माइनस का फॉर्मेशन किया हमने। ई नोट का वैल्यू दे रखा है 0.54 वोल्ट। सेकंड दे रखा है Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Br माइनस बना दिया। ई नोट दे रखा है 1.69 वोल्ट। ये दो आपको इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये देखें ECS की वैल्यू देखें। एक का ECS में पोजीशन देखें। आयोडीन का जो इलेक्ट्रोड है इसका SRP दे रखा है 0.54 और जो ब्रोमीन है इसका SRP दे रखा है 1.69। इसका मतलब आयोडीन का SRP कम है, ब्रोमीन का ज्यादा है। तुमने तो आपसे क्या बोला, हमने तो आपसे बोला आप तो ECS बना दो। तो ECS में क्या होगा, जिसका SRP कम होगा वो इलेक्ट्रोड ऊपर होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है I2 और I माइनस का इलेक्ट्रोड ऊपर होगा और जो Br2 और Br माइनस का इलेक्ट्रोड नीचे होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी हमने क्या किया, दो एलिमेंट की ECS बना दी। अभी भी इतनी देर से समझा रहा हूं कि ऊपर जो एलिमेंट है वो रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। यानी ये तो बनेगा रिडक्टेंट, ये तो हमारा रिडक्टेंट की तरह काम करेगा और ये जो है वो हमारे बनेगा ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो आप एक काम करो ना, इन दोनों को लेके एक रिडॉक्स बना दो। तो रिडॉक्स कैसे बनेगा, देखो आयोडीन वाला इलेक्ट्रोड रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। अगर रिडक्टेंट की तरह काम करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा। अगर रिडक्टेंट की तरह काम करेगा तो खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करे, इसको I2 से I माइनस बनाए या I माइनस I2 बनाए, तो यार ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन तभी होगा जब I माइनस से I2 बने। आप देख लो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसकी रिएक्शन तो ये आ गई। चले ब्रोमीन क्या होगा, ये ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है ना, यानी खुद का तो रिडक्शन होगा ना। रिडक्शन कब होगा, जब Br2 2 Br माइनस बना लेगा। तो ऐसे करके मैंने एक रिडॉक्स बना दी। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। देखो आयोडाइड है ना, ये -1 से कहां गया, 0 में गया। इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका ऑक्सीडेशन किसने किया, तो आप बोल देना Br2 ने किया। इसका मतलब Br2 ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। और ब्रोमीन का क्या हुआ, देखो ब्रोमीन Br2 0 से कहा जा रहा है -1 में। इसका मतलब इसका Br2 का खुद का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम बोल देंगे इसका रिडक्शन किसने किया, इसका रिडक्शन तो I माइनस ने किया ना। तो I माइनस हमारे लिए एक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडेंट, एक रिडक्टेंट। चार ऑप्शन चेक करो। पहला क्या दे रखा है, I minus ion will be able to reduce bromine. I minus ion will be able to reduce bromine. यार ये तो सही दे रखा है, सही है। सेकंड चेक करते हैं, Br माइनस, अरे Br माइनस तो प्रोडक्ट में, तो Br माइनस थोड़ी ना कुछ कर रहा है। जो भी करेगा रिएक्शन तो किसके बीच में हो रही है, Br2 और I माइनस के बीच हो रही है ना। इसका मतलब B गलत हो गया। C क्या दे रखा है, आयोडीन विल बी, नहीं आयोडीन नहीं है, I माइनस है। C भी गलत हो गया। D क्या दे रखा है, ब्रोमीन। हाँ ब्रोमीन विल बी एबल टू रिड्यूस आयोडाइड एंड, ब्रोमीन आयोडाइड को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर रहा, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब डी भी रॉन्ग है, बी और सी तो वैसे ही रॉन्ग है। आंसर दिया जाएगा ए, ये आंसर देंगे इसके लिए, आंसर ए दिया जाएगा। ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या काम करो, आप रिडॉक्स बना लिया करो और रिडॉक्स बना के क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर आप रिडॉक्स बना के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है। रिडॉक्स से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन आर गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। मतलब हाफ सेल रिएक्शन के आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर SRP दे रखे हैं। तो किस किस का SRP दिया, एक तो दे रखा है E नोट जिंक +2/Zn, यानी जिंक का SRP दे दिया -0.76 वोल्ट। सेकंड क्रोमियम का SRP दे दिया -0.74 वोल्ट। हाइड्रोजन का SRP दे दिया 0 वोल्ट, सभी बच्चे जानते हैं 0 वोल्ट होता है। और आयरन का SRP दे रखा है +3 से +2 +0.77 वोल्ट, ये हमको दे रखा है। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अबव डाटा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पूछा जा रहा है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, जो ECS में सबसे ऊपर होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आप देख लीजिए इसमें से लीस्ट SRP किसका आ रहा है, ECS बना लेते पहले। ECS में देखा जाए तो लिस्ट SRP किसका आ रहा है, तो यार ये तो जिंक का नजर आ रहा है। तो सबसे ऊपर कौन आ गया, सबसे ऊपर आ गया जिंक इलेक्ट्रोड, ये लीजिए। इसके नीचे कौन आ रहा है, तो फिर आ गया क्रोमियम, ये लीजिए हमने क्रोमियम लिख दिया, ये क्रोमियम आ गया। इसके बाद डाटा देख के लिख रहा हूं मैं, उसके बाद हाइड्रोजन आ गया, ये आपका हाइड्रोजन आ गया। इसके बाद आ गया ये आयरन लिखा हमने Fe+3/Fe+2, ये आयरन आ गया।
ये दे रखा हमको। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट कौन होगा, तो इनमें से देखा जाए तो डाउन द सीरीज रिड्यूसिंग पावर कम होगी ना, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। इसके लिए लिखेंगे ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट किसको बोलेंगे, तो आंसर दे देंगे जिंक होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। ये आंसर दे दिया जाएगा, जिंक बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे समझो क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, एक सेल का रिएक्शन दे रखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमें दे रखा है 0.46 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की बात करें मतलब क्वेश्चन के अंदर ई नोट सेल दे रखा है 0.46 और हमसे बोला गया इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो याद है इसके बीच में एक रिलेशन होता है ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log KC, ये इसका रिलेशन होता है। इस फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log KC। आपको ई नोट सेल दे रखा है तो आप यहां से log KC निकाल लो बच्चों, log KC। यहां से देखा जाए तो log KC इक्वल टू होता है ई नोट सेल, वो हमको दे रखा है 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 0.0591, ये लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ये जो 0.0591 है 0.46 इंटू 2 जो 0.0591 है, इसको कैलकुलेशन अप्रोक्स 0.06 लेके क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। तो यहां से देखा जाए तो जो log KC है ना, log KC वो हमारे पास आ गया 46 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 6, यहां तक आ रहा है बेटा। ठीक है, इसको देखा जाए ये 3 टाइम्स, तो ये बन गया आपके पास में 46 अपॉन 3। तो हम अब देखो, अभी जो क्वेश्चन है ना इसको सोल्व करने का तरीका, तो 46 अपॉन 3, अब 46 को 3 से डिवाइड करो, अप्रोक्स कितना आएगा, अरे 46 को 3 से डिवाइड किया तो यार दिख रहा है ना 15 3 जा 45 होता है, तो इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है हमारे पास में 15.33। यानी आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी कि सर 15 से थोड़ा सा प्लस आएगा। चलिए जी, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन बोला गया केसी, तो केसी क्या लिखेंगे, तो आप केसी लिखेंगे ना एंटी लॉग ऑफ 15.33, ये लिखेंगे बेटा, इसका एंटी लॉग लेना है। अब इसका एंटी लॉग ले तो इसका एंटी लॉग कैसे लिखेंगे, एंटी लॉग, इसको लिख दिया गया एंटी लॉग ऑफ 15 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.33, ये लीजिए। एंटी लॉग ऑफ 15 की बात करें ये बनेगा 10 टू पावर 15, एंटी लॉग ऑफ 0.33 log 2 0.30 होता है, log 2 0.30 होता है, यानी 0.30 का एंटी लॉग होगा। अब देखो, अब आप इतने सारा काम कर रहे हो ना, अब मैं तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ आने के बाद ऑप्शन देख लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है ये तो समझ में आ गया कि 10 टू पावर 15 तो आएगा इंटू कुछ नंबर भी आएगा, और नंबर क्या होगा उसको छोड़ो, आप 4 ऑप्शन चेक करो, 10 टू पावर 15 यार एक में दे रखा है, तो इसका मतलब एक ही आंसर आ जाएगा, जरूरत क्या रही है। और वैसे देख लो ना उसका एंटी लॉग 3.8 के आसपास इतना एंटी लॉग आ जाता है। ठीक है, आपको उतने तक भी जाने की जरूरत नहीं थी बेटा, आप तो यही आंसर दे देते, आप तो उतना भी नहीं जाते, आप तो इसे बोलते हैं log KC 15.33 आया, तो KC क्या होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन चारों में से कोई एक होगा, चारों में से कोई एक होगा, जो भी होगा सुनो, जो भी होगा उसका log लेंगे तो 15.33 आना चाहिए। 4 ऑप्शन देखिए, पहले का log लेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, दूसरे का log लेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, थर्ड का log 12 पॉइंट समथिंग, और जो डी दे रखा इसका log 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 15 पॉइंट समथिंग तो ए से आ जाएगा ना, तो इसलिए आंसर दिया जाएगा ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। मैंने आपसे बोला ना कैलकुलेशन एकदम स्मार्टली करनी है यार बेटा, फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता है और क्वेश्चन वैसा नहीं सभी बना लेंगे, पर कैलकुलेशन आपको तरीके से सोल्व करनी पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारे ऐसे आते हैं एग्जाम में कि हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस हम एकदम अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मतलब इस टाइप से सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है a zinc electrode is placed in 0.1 m solution of ZnSO4 at 25 degrees Celsius. Assuming a salt is dissociated to extent of 20% at this dilution, the potential of this electrode at this temperature is. क्वेश्चन ये है कि आपसे बोला गया जिंक की जो रोड है इसको हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जिसका कंसेंट्रेशन 0.1 दे रखा है और ये 20% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम जिंक आयन का कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं कि जिंक आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, ये लीजिए जिंक आयन का कंसेंट्रेशन आप ऐसे समझते हो जैसे ZnSO4 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं जिंक +2 + SO4 -2 लिखते हैं ऐसे, बोलते हैं ना T = जब 0 होगा तो इनिशियल में C0 टाइम T पे क्या लिखते थे C - C अल्फा और यहाँ C अल्फा, याद आ गया है। तो इसको देखने से पता लग रहा है कि जो जिंक आयन है जिंक आयन का कंसेंट्रेशन आ जाएगा हमारे पास में C × अल्फा। C कितना बेटा, C आपको दे रखा ना 0.1, C की जगह क्या रखा 0.1 × अल्फा और वो हमको दे रखा है 20% का मतलब क्या 20/100 0.2 लिख दिया क्या, ये 0.2 तो ये आ जाता है 0.02 m। ये तो हमारे पास में जिंक आयन का कंसेंट्रेशन आ गया। हमसे बोला इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या काम करो, सबसे पहले जिंक की रिडक्शन की रिएक्शन लिखो। ये लीजिए हम जिंक की रिडक्शन की रिएक्शन लिख देते हैं, तो जिंक का रिडक्शन होगा जिंक +2 इलेक्ट्रॉन से हमने जिंक बना दिया। अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, आप सभी समझते होंगे नस्ट इक्वेशन होता है ना E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 लॉग प्रोडक्ट में लिखेंगे हम जिंक अपॉन रिएक्टेंट में लिख दिया हमने जिंक आयन, ऐसे लिख दिया अपन। आप लोग ये भी समझते होंगे कि जो प्योर सॉलिड है इसके एक्टिव मास 1 होते हैं, तो जिंक क्या प्योर सॉलिड इसका एक्टिव मास 1, ये हमने 1 ले लिया। E नोट RP का मतलब SRP और जिंक का SRP तो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है -0.76 ये दे रखा है। माइनस जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.059 को हम 0.06 रखते हैं, 0.06/2 करें ये बन जाता है 0.03 × log 1 और यहाँ बनेगा 0.02, तो पॉइंट ये लिखा मैंने 0.02। देखिए इसके कैलकुलेशन तो ये बन जाता है -0.76 -0.03। अब 1/0.02 ये बनेगा बेटा 100/2 यानी 50, तो log 50 लिख दे। log 50 को बने से लिख सकते हैं क्या log 5 + log 10, ये लीजिए इसको सोल्व करें -0.76 -0.03 log 5 होता है 0.70 और log 10 1, तो ये बन जाएगा 1.70, यहाँ तक पहुंच गए अपन। ठीक है, और 1.7 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें और आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो वैसे भी दिख रहा है ये जो आंसर है ये माइनस क्या होगा प्लस 0.76, इससे प्लस ही आएगा। 4 ऑप्शन देखें पहले, तो 4 ऑप्शन देखें। देखो मैं आपसे बता रहा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्स्ट हो नहीं सकता, सेकंड भी नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो आंसर आ गया ना, ये लीजिए ये डी आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करके भी देख लेना -0.81 वोल्ट। तो मैं तो क्या करता हूँ, आप बच्चों को भी ये सलाह देता हूँ क्लास तक आने के बाद में कैलकुलेशन करने से पहले एक बार 4 ऑप्शन देख लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कैलकुलेशन का टाइम हमारा बच जाता है और हमें आंसर का पता लग जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन विच कॉपर रोड इज डिप्ड इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है a solution of copper sulfate in which copper rod is dipped is diluted to 10 टाइम। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर का रोड रखा हुआ है, इसको 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया। आप लोग समझते होंगे अगर आपने 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया मतलब कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स कम कर दी। डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसको डाइल्यूट किया, तो बोलेंगे हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। तो समझना, अब ऐसा समझो पहले आपका जो कॉपर आयन है उसका कंसेंट्रेशन कितना था, पहले 1, तुमने बोला स्टैंडर्ड था तो स्टैंडर्ड का तो 1 होता है। अब आपने क्या किया, इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। अगर आप इसको 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो आपका जो कॉपर आयन है उसका नया कंसेंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन 2 वो कितनी होगी, पहले 1 थी, 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो 10 टाइम डिक्रीज होगी। इसका मतलब अब हो जाएगी 1/10, 1/10 का मतलब ये हो जाएगी 0.1, ये 0.1 हो जाएगी, 0.1 हो गई, ये लीजिए 0.1 हो गया। ठीक है, तो देखो
अब हम क्या करते हैं, जो कॉपर है उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो कॉपर के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखा हमने, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बनता है। इसका नेक्स्ट इक्वेशन बनता है बेटा, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 1 अपॉन कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन ही आ गया। ठीक है, देखो पहले आपके पास में जो कॉपर आयन है उसका कंसेंट्रेशन कितना है, तो पहले कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, 1 है। तो 1 रख के देखो, तो 1 रखेंगे कॉपर आयन, तो 1/1 क्या होगा, 1 log 1 0। तो इसका मतलब पहले आपका जो E1 है वो आ जाता है E0 RP, ये पहले तो E0 RP होता है। अब आप क्या बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि कॉपर आयन का जो कंसेंट्रेशन है, कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन वो हमने 0.1 कर दिया, 0.1 कर दिया। तो 0.1 करेंगे तो फॉर्मूला लगा देते हैं, जो भी आएगा उसको E2 बोल देते हैं। तो E2 इक्वल टू क्या आएगा, E0 RP माइनस ये जो 0.0591 अपॉन 2 को लिख देता हूं मैं 0.03 इंटू log 1/0.1। 1/0.1 क्या होगा, 10, log 10 कितना होता है 1। तो इसका मतलब जो E2 है ना, E2 इक्वल टू आ रहा है E0 RP माइनस 0.03। तो आंसर क्या देंगे, पहले हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो E0 RP था, अब हो गया E0 RP माइनस 0.03। इसका मतलब 0.03 वोल्ट से डिक्रीज हो गया। चार ऑप्शन चेक करें तो दे रखा है ना, डिक्रीजेस बाय 0.03 वोल्ट, ये लीजिए 0.03 वोल्ट से डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, सुनो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। ये तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन बोला, मैं आपसे बोल देता 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, तो ना बच्चे 100 टाइम कर दिया, तो कॉपर आयन का नया कंसेंट्रेशन 1/100 होगा। यहाँ 1/100 रख के देखना, यह आ जाएगा 0.06। कितना आ गया, 0.06। आप बोलो 1000 टाइम कर दिया, सोल्व करके देखना 0.09। इसका मतलब जब हम 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, देखो जब हमने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, 10 टाइम्स इसको हमने जब डाइल्यूट किया ना, 10 टाइम्स किया, तो हमने क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 0.03 वोल्ट, ये बोला हमने। सेकंड बार क्या बोल रहे हैं, हमने इसको 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, ये लीजिए हमने इसको 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया। अगर आप 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो आंसर दे देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 0.06 वोल्ट। और आप इसको अगर 1000 टाइम डाइल्यूट करते हैं, 1000 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लिखा जाएगा डिक्रीजेस बाय 0.09 वोल्ट। या हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर ईच एंड एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 0.03 वोल्ट। ये हमने इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट बता दिया। तो आप तो ऑब्जेक्टिव को देखते बना लेना, इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये रिजल्ट कब होगा, जब जैसे क्वेश्चन आया कॉपर का या जिंक का, मतलब जिनकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन सिल्वर का आ गया तो सिल्वर में तो इलेक्ट्रॉन 1 आएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो सारी चीजें डबल हो जाएगी। डबल का मतलब 10 टाइम्स पर हो जाएगा 0.06, 100 टाइम पे हो जाएगा फिर 0.06, फिर उसका डबल कर देना। इस टाइप से जो 0.03 है उसकी जगह 0.06 आ जाता है। तो रिजल्ट चाहो तो याद कर लो। कैसे रिजल्ट याद करेंगे, ऐसे रिजल्ट याद कर लेना। फॉर डाइवेलेंट मेटलाइन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 0.03 वोल्ट for each 10 times dilution, and for monovalent metaline reduction potential decreases by 0.06 volt for each 10 times dilution। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका की कंसेप्ट बता दिया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही आराम से बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सेल विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 2 डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2, और इसका EMF हमसे पूछा जा रहा है। चलिए जी क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो एनोड है, एनोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है और कैथोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। और ऐसे जो सेल बनाते हैं ना, जिसके अंदर एनोड और कैथोड दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोड हो, इनको बोल दिया जाता है कंसंट्रेशन सेल। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये है एक कंसंट्रेशन सेल, ये कंसंट्रेशन सेल होता है। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, 2 सिमिलर इलेक्ट्रोड से लेके सेल बनाया जाए जिनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज अ कंसंट्रेशन सेल। अब इसका EMF निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन लिख देते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन करके लिखे, कैथोड का रिडक्शन करके लिखे। एनोड, देखो एनोड भी हाइड्रोजन का है, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या लिखोगे, वही लिखोगे
जब आपका H2 से क्या बन जाए, H2 से बन जाए 2H प्लस, ये हो गया ऑक्सीडेशन। कंसेंट्रेशन देख लो, एनोड का 1m दे रखा है और एनोड का प्रेशर P1, ये प्रेशर वगैरह सब साथ में लिख दो, बाद में पता नहीं लगेगा आपको। कैथोड की रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन कब होगा, जब 2H प्लस और H प्लस का कंसेंट्रेशन तो 1, इससे क्या बन जाए H2 और इसका प्रेशर दे रखा हमको P2। यहां तक हम आ गए, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log। अच्छा ना, इसमें ऑप्शन जो दे रखा है ना वो नेचुरल लॉग और ROT के फॉर्म में दे रखा है, तो हम भी वैसे लिख देते हैं। तो इसको लिखा जाएगा माइनस RT अपॉन NF, N2 इलेक्ट्रॉन, NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आएगा H प्लस का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो 1 है तो सोचने की जरूरत नहीं है। इनोड सेल क्या होगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड भी हाइड्रोजन है, एनोड भी हाइड्रोजन है, तो हम बोल देंगे इनोड सेल तो 0 होता है, इसका इनोड सेल 0 होगा। तो ई सेल इक्वल टू लिखा जाता है माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग प्रेशर ऑफ H2, और वो तो हमको P2 दे रखा प्रोडक्ट में, तो वो तो P2 है और ये हमको ये P1 दे रखा है। चलिए, ये जो माइनस है इस माइनस को अगर हम प्लस बना दे तो ये बन जाता है RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। आप ऑप्शन चेक करिए, RT अपॉन 2F P1 अपॉन P2 आंसर दिया जाएगा बी। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर आ जाता है, बी आंसर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, द पीएच ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इन द फॉलोइंग सेल। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका हमको पीएच निकालना है। ठीक है, क्या काम करें, अब देखो ये जो सेल है ना इसके अंदर एनोड भी हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और कैथोड भी हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा, और हमारे पास ई सेल दे रखा है और हमको इसका पीएच निकालना है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी सेल की रिएक्शन लिखे। सेल की रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, एनोड को ऑक्सीडेशन करके लिखे और कैथोड का रिडक्शन करके लिखे। तो देखो एनोड का ऑक्सीडेशन करके लिखे, एनोड का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, एनोड का ऑक्सीडेशन ये लिख देंगे ना, H2 से क्या बनेगा H प्लस, और ये दे रखा है 1 ATM, इसका H प्लस बना देते हैं, ये H प्लस बना दिया, एनोड की बात कर रहे हैं, और इसका कंसेंट्रेशन हमको X दे रखा है तो हम इसको X लिख देते हैं। कैथोड का क्या करें, रिडक्शन, देख लीजिए कैथोड की रिडक्शन की रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, 2H प्लस, इसका कंसेंट्रेशन हमको दे रखा है 0.1 और इससे हमने ये H2 बना दिया है H2 और इसका प्रेशर दे रखा हमको 0.1, ये 0.1 ATM दे रखा है। ठीक है, अब क्या करें, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा, ई सेल इक्वल टू होगा ई नोट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या लिखा जाएगा, H प्लस का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये लिखोगे। ई नोट सेल तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के अंदर हमको ई सेल दे रखा है 0.295 ई सेल दे रखा है, ई नोट सेल की जगह 0 रखेंगे माइनस 0.03 लोग H प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये H प्लस तो हमको लेकर ही आना है, तो H प्लस का स्क्वायर तो हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, H प्लस का X ये तो लेकर आना है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये हमको दे रखा है 0.1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, और ये जो H प्लस ये 0.1 दे रखा है, तो 0.1 इंटू प्रेशर ये हमको 1 ATM दे रखा है। ये लीजिए वैल्यू पुट कर दी, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.295 इक्वल टू माइनस 0.03 इंटू लॉग, ये लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन 0.1। यहां तक आ गए बेटा अपन। ठीक है, इसको अपन ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे सोल्व करें 0.0295, इसको मैं 0.03 को इधर डिवाइड कर देता हूं और इधर माइनस रहने देते हैं, ये माइनस की जगह माइनस, इसको सोल्व करके ऐसे लिखा जा सकता है ना, log H प्लस का स्क्वायर माइनस log 0.1।
यहाँ तक पहुँच गए अपन। इसको सोल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है 0.295 अपॉन 0.03 इक्वल टू, इसको हमने लिखा माइनस और ये लिख दिया हमने 2 log H प्लस एन की कंसेंट्रेशन। आप जानते हैं log 0.1 log 0.1 अपॉन 10 और ये बन जाएगा +1। यहाँ तक हम पहुँच गए। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लिख सकते हैं 0.295 अपॉन, वैसे यार 0.295 को 0.3 लिख देना, इतना क्यों कर रहे हैं, इसको क्या लिखें 0.3 और 0.3 अपॉन 0.03, तो 0.3 अपॉन 0.03 ये तो 10 बन जाएगा, तो 10 इक्वल टू आ जाता है -2 log H प्लस -1, इस -1 को भी इधर भेज दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 log H प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा हमारे पास में 11, यहाँ तक आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इस 2 को उधर भेज दें तो हमारे पास आ जाता है -log H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्वल टू 11.2 होता है 5.5 और -log H प्लस को बोल दिया जाता है pH, तो आंसर देंगे pH इक्वल टू 5.5। ये लीजिए pH हमारा 5.5 आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम 2 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के साथ में। ओके।